तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा जो नरेशन जो टॉपिक चल रहा है ग्रामर का, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं या रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे ही मैं इसका पूरा का पूरा वीडियो और फुल कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आपका ये इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जनरली क्या होता है कि कभी कई बार एक वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, या कई बार कोशिश होती है तो फिर कुछ रूल्स या कुछ एक्सप्लेनेशन रह जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक माइनर से माइनस रूल भी आपका कोई ना कोई रह जाए, इसलिए मैं जहां तक कोशिश होती है कि वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, टॉपिक को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कोशिश रहती है कि अगर वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए तो फिर उसको पार्ट्स में लेके आना पड़ता है। तो इसलिए अगर जो भी व्यूवर्स आज इस पार्ट को देख रहे हैं, यानी हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो इस पार्ट 2 को समझने से पहले आपको पार्ट 1 जरूर देखना होगा, क्योंकि उस पार्ट 1 में मैंने आपका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस आपके जो असर्टिव सेंटेंसेस के रूल है वो सारे के सारे मैंने उसमें एक्सप्लेन किए। यहाँ पे मैं आपको फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हमारे जो वीडियोस हैं ग्रामर से रिलेटेड उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी ग्रामर की तैयारी अच्छी चलती रहे। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आपको इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले पार्ट 1 जरूर देखना है, अदरवाइज ये आपका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अधूरा सा लगेगा, क्योंकि जो मेन रूल्स है वो मैं उसमें कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ उन रूल्स को बोल के ही रिवाइज कर पाऊंगा, वहां पे मैंने आपको पर्टिकुलर अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में, और आज हम इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक जो आपकी ग्रामर में नरेशन, स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, इस प्रकार कई नामों से यूज में लिया जाता है। देखिए, नरेशन का मतलब होता है वर्णन, स्पीच का मतलब ये होता है वर्णन, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब किसी को संबोधित करके कही गई बात यानी संबोधित कथन, और आपका जो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसका होता है प्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन। तो आप ये समझिए, ये आपका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर रिवाइज करा देता हूँ, ताकि जो भी न्यू व्यूअर्स को अटपटा नहीं लगे, लेकिन फिर वही एडवाइस वही आपके लिए कि आप पहले पहला पार्ट देखेंगे तभी इसको देखेंगे। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जब हमसे किसी ने कोई बात कही या हमने किसी दो लोगों के बीच का कोई कन्वर्सेशन सुना और हम उस कन्वर्सेशन को, उस बात को, उस स्पीच को एज इट इज किसी थर्ड पर्सन के सामने बताते हैं, तो वो तो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं बात करूं कि सुरेश ने मीरा से कहा मैं कल तुमसे नहीं मिलूंगा, अब यही बात मैं सुनकर किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलता हूँ कि सुरेश ने मीरा से कहा मैं कल तुमसे नहीं मिलूंगा, ये तो होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर उसी कन्वर्सेशन को मैं अपने ओन वर्ड्स में ढाल के कहूँ, कुछ अपनी तरह से बना के कहूँ कि सुरेश ने मीरा से कहा था कि वह अगले दिन उससे नहीं मिल पाएगा या उससे अब नहीं मिलेगा, तो वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि व्हेन वी यूज द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड, जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज में लेते हैं तो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। ये हमेशा दो पार्ट में होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस रिपोर्टेड स्पीच। तो ये मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब व्हेन वी रिपोर्ट स्पीकर्स वर्ड यूजिंग ओन वर्ड्स, कि जब भी हम स्पीकर के वर्ड को यानी किसी वक्ता के जिसकी हमने बात सुनी उनके शब्दों को हम अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी सेंस या भाव चेंज नहीं होता, वो होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो बात करते हैं कि जैसे डायरेक्ट स्पीच जब भी लिखा जाता है वो हमेशा दो पार्ट में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है ये आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, और इससे बाहर का जो हिस्सा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, थोड़ा सा रिवाइज की बात करें, तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, इनमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो मेन चेंज होता है ये आपकी वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो वर्ब होती है सेड, से टू, इनमें ही चेंज होता है। वो चेंज डिपेंड करेगा आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका कोमा, इन्वर्टेड कोमा होता है, इसको हटा के हम कोई ना कोई कंजक्शन वर्ड यूज में लेते हैं। तो ये आपका रूल और कॉन्सेप्ट मैं आपको उस वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। यहाँ पे जो आगे आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस आएंगे, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव वगैरह, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद ये जो होता है आपका इस पार्ट को जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें मुख्य आपके तीन चेंजेस होते हैं, जो आपका होता है प्रोनाउन से संबंधित, फिर दूसरा आपका वर्ब यानी टेंस से संबंधित, और तीसरा होता है आपका एडवर्बियल टाइम या प्लेस से संबंधित। तो जैसे मैंने इस सेंटेंस को चेंज किया, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए। देखिए यहाँ पे आई सेड टू राम था, तो मैंने इसको चेंज किया कि आई टोल्ड राम। तो यहाँ पे देखिए आई एज इट इज हुआ, सेड टू को मैंने किस में चेंज किया, टोल्ड में चेंज किया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई चेंज नहीं किया, सेड टू चेंज किया टोल्ड में। तो ये टोल्ड किसके अकॉर्डिंग हुआ कि अगर यहाँ पे आपका एसेटिव सेंटेंसेज होता है तो यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाती है।
उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट चेंज। फिर बात करते हैं कि देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के मैंने क्या चेंज किया, कोई कंजक्शन वर्ड यूज में ले लिया, ये हो गया आपका 2 नंबर का चेंज। तीसरा मैंने चेंज किया कि ये यू आपका सेकंड पर्सन है, तो ये जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जब भी प्रोनाउन की बात होती है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, तो आई वी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, उनके जो केसेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या था राम, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव केस है तो राम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ही कर दिया। तो ये आपका हो गया तीसरे नंबर का चेंज। उसके बाद बात होती है वर्ब की, अगर वर्ब दी गई हो तो वर्ब भी हम चेंज करते हैं टेंस। तो जनरली जब भी हम कोई बात बोलते हैं और उस बात को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है तो वो बात ऑब्वियसली हमेशा पास्ट टेंस में ही चली जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, अब इसी बात को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सप्लेन करूं तो मैं तुमसे कल मिल पाऊंगा या मैं अगले दिन मिल पाऊंगा, यानी कि राम ने कहा कि मैंने यह मूवी कल देखी थी, ठीक है। अब राम ने कहा था कि उसने वह मूवी उससे पहले देखी थी या पिछले दिन देखी थी। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज करते हैं तो हमेशा जो टेंस होगा उस टेंस का पास्ट टेंस होगा ही होगा, यानी प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और ऐसे ही आपके जेमर वोज वर्ब मॉडल्स वगैरह होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। वो सारे के सारे रूल्स मैंने आपको अपने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। ये आपका हो गया 4 नंबर का रूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मी प्रोनाउन था, वापस ये प्रोनाउन मी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट में भी आई दिया गया है, वहां पे ऑब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस एज इट इज हमने यूज में ले लिया। उसके बाद ये देखिए दिस, ये जो है आपका ये 5th नंबर का चेंजेस हो गया कि एडवर्बियल वर्ड हो तो दिस जो था वो चेंज हो गया दैट में आपका, और ये जो यस्टरडे था ये चेंज हो गया आपका द प्रीवियस डे में। तो ये दोनों एक ही चेंजेस में आते हैं जिसको हम बोलते हैं एडवर्बियल वर्ड से रिलेटेड चेंज। तो इस प्रकार जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपके 5 चेंजेस होते हैं। कौन कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है उसका चेंज यानी 1 नंबर, फिर आपका कंजक्शन वर्ड यानी जब इन्वर्टेड कोमास हटाते हैं, फिर आपका प्रोनाउन से रिलेटेड, फिर वर्ब से रिलेटेड, और फिर आपका एडवर्बियल टाइम या प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं। तो इस प्रकार जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस में ही कन्वर्ट होगा, पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं आपको फिर से वापस यही बात बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक रूल्स है, वो मैं सारे कंप्लीट कर चुका। यहाँ पे जब भी मैं आपको आगे जो भी सेंटेंसेज आएंगे हमारे इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव या आपके जो भी एडवांस स्ट्रक्चर से रिलेटेड रूल्स होंगे उनमें मैं सिर्फ आपको वो रूल्स, क्योंकि वो तो वहां पे तो मैं पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुका, यहाँ पे मुझे सिर्फ बताना पड़ेगा कि ये प्रोनाउन है, ये ऐसा है, ये वर्ब है, ये ऐसे चेंज होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस पार्ट को आगे बढ़ने से पहले, अदरवाइज आप मान लीजिए सिर्फ डायरेक्ट इसी पार्ट को देख रहे हैं और फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा, तो हो सकता है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि ये सर ने कहाँ से क्या चेंज कर दिया और कहाँ से रूल कहाँ लगा दिया। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक ही पार्ट में वीडियो कंप्लीट नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको 2 पार्ट्स में ही समझ में आना है, क्योंकि अगर मैं उसी पार्ट को ज्यादा लंबा कर देता तो वो भी थोड़ा बोरियत हो जाता। इसलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उस पार्ट को देखिए और फिर इस वीडियो को ढंग से समझिए कि आपको बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट इसी पार्ट में मैं सारा का सारा आपका रिपोर्टेड स्पीच का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पार्ट में क्लियर कर दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो एसेटिव सेंटेंसेस के रूल थे मैं उस चैप्टर में या उस पार्ट में कंप्लीट कर चुका था, और अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंसेस आएंगे वो आएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए चलिए बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एसेटिव सेंटेंस है जो मैं अपने पहले पार्ट में करा चुका हूँ, और हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो हालांकि ये जो पहचान है कंजक्शन वर्ड या रिपोर्टिंग वर्ब की, वर्ब जो है वो सब मैं चीजें फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका, लेकिन फिर भी सेकंड पार्ट में मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करता चलूंगा। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या होता है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी आपका सेड चेंज हो जाता है। तो ये आपका या तो आस्क में चेंज हो गया या इंक्वायर में, कभी कभी और थोड़ा एडवांस में चले जाने के बाद वांटेड टू नो ऐसा भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा जो स्कूल या कंपटीशन लेवल तक होता है आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड ही यूज में लेते हैं। उसके बाद कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन देखिए यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो आपके या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या WH वर्ड से। तो यहाँ पे मेंशन किया मैंने कि कंजक्शन इफ और वेदर यूज लिए जाएंगे कब, तब आपका कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस। अब यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि इफ और वेदर वाला जो डाउट है कि कब इफ यूज में लिया जाएगा कब वेदर, तो देखिए वेदर जो होता है ना हमेशा उस सेंटेंस में यूज में लिया जाता है जहाँ पे ऑप्शन की बात की जाएगी।
तो यानी आप ऐसे याद रखिए कि जनरली किसी सेंटेंस में और ओ आर, यानी आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, ठीक है, आप वहां जाना पसंद करेंगे या आप ये लेना पसंद करेंगे, तो जहां पर भी ऑप्शन की बात आएगी वहां पर वेदर यूज में लेते हैं। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें इफ आएगा। तो ये वेदर वाले सेंटेंसेस एक ही कंडीशन में आते हैं, और वाली कंडीशन में, जहां पे ऑप्शन या कोई चॉइस रखी गई हो। उसके बाद सेकंड हाफ का कि अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वो WH वर्ड खुद अपने आप में एक कंजक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा WH वर्ड सेंटेंसेस के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, WH वर्ड। अब मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल रखे हैं जो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, समझिए। देखिए, राम सेड टू मी, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पता है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, इंटरोगेटिव साइन है, तो सेड टू को आपने किसमें चेंज किया, आस्क्ड में। राम ने मुझसे पूछा। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू आपने क्या यूज में लिया, इफ क्यों लिया, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में कहीं पे भी ऑप्शन या चूजिंग वाला कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या आपने, क्वेश्चन है कि हैव यू टेकन माय पेन फ्रॉम हियर, क्या तुमने यहाँ से मेरा पेन लिया है, तो इफ यूज में लिया हमने। उसके बाद अब याद रखिए मेन चीज क्या है कि जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे वो हमेशा सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट के बाद जाके चेंज होगी। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में आपका मी है, यू का ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, जो भी पहला वीडियो देख चुका है, फर्स्ट पार्ट देख चुका है। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, मी का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में मी दिया गया है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, तो मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस क्या आ गया, आई। उसके बाद ये देखिए हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था है जब किसमें चेंज होता है, हेड में, तो ये आपका हेड हो गया। टेक की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी टेकन है ही, तो यहाँ पे टेकन यूज में ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या, राम, राम के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज में लेते हैं, ही। वहां पे माई जो है पजेसिव केस है, तो ही का पजेसिव केस क्या आ जाएगा आपका, हिज। तो ऐसे सिंपल है बिल्कुल। अगर आपको रूल कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से याद है तो जितना इस टॉपिक की एक हवा बनी रहती है ना कि ये टॉपिक हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है। बस आपको थोड़ा सा कि हाँ इसमें क्या है कि एक ही सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें 4-5 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो चीज है। उसके बाद पेन आ गया, फ्रॉम, और उसके बाद आपका वर्ड है हेयर, तो हेयर को हम किस में चेंज करेंगे, देयर। तो ऐसे, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि हमें ये सेंटेंस क्या है, सिंपल बनाने होते हैं। दूसरा बात करें, सुनीता सेड विल यू टेक टी या कॉफी, यहाँ पे देखिए मैंने और यूज में लिया है। और एक रूल जो मैं एसएटी में क्लियर करा चुका था कि कई बार क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, तो कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के साथ में कोई नाम यानी प्रॉपर नाउन या कोई ऐसे एड्रेसिंग वर्ड, कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो ये आपका रूल है, ये एडवांस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस होते हैं कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दे दिया गया हो, या शुरू में भी हो सकता है लास्ट में भी, तो उसको उठा के बाहर लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुनीता सेड का आपका हो जाएगा आस्क्ड, और मोहन को हम अंदर लेके आए, ये मोहन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। सुनीता आस्क्ड मोहन। अब यहाँ पे मैंने बताया देखिए ऑप्शन है कि विल यू टेक टी या कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो इस कंडीशन में आप क्या यूज में लेंगे, वेदर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए, और आता है तो वेदर यूज में ले जाता है, यानी जहां पे ऑप्शन की बात होगी वेदर। अब वही रूल कि पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, यू, मोहन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ही, विल का आपका क्या हो जाएगा, वुड, वेदर ही वुड टेक, वर्ब आपकी चेंज अब होगी नहीं क्योंकि हम टेंस चेंज कर चुके हैं विल को वुड में, ही वुड टेक टी या कॉफी। क्लियर है, फुल स्टॉप। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि जब भी जैसे यहाँ पे मोहन हो, राम हो, सुरेश हो, या मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे कोई आपका रिलेटिव वर्ड हो जैसे फादर मदर सिस्टर, तो उनको उठा के लाएंगे, तो सुनीता आस्क्ड हर फादर, हर मदर, फ्रेंड हो तो सुनीता आस्क्ड हर फ्रेंड, ऐसे आपको यूज में लेना है। उसके बाद टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए टीचर। अब देखिए मैंने कहा ना कि आस्क्ड या इंक्वायरी में, तो जब कोई इंक्वायरी वाली सेंस हो कि किसी ने कुछ पूछा, इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसे तो पूछने की ही सेंस होती है सबकी, लेकिन पर्टिकुलर जैसे टीचर ने इंक्वायरी की मुझसे, मेरे बारे में जानना चाहा, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख लेंगे, इंक्वायर्ड। टीचर इंक्वायर्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा। अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड हमने यूज में लिया है, तो आप क्या यूज में लेंगे, व्हाट। ये WH वर्ड एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टर वर्ड यानी कंजक्शन वर्ड यूज में लिया जाएगा। अब आप ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस एक तो हम ऐसे बोल रहे कि व्हाट आर यू डूइंग, यानी आपका सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया। अगर ऐसे कोई सेंटेंस आ जाए
व्हाट आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू, इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाए तो ध्यान रखिएगा WH वर्ड के बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, पहले जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ पर्टिकुलर कोई आपका कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसे वर्ड दिए गए होंगे, पहले आप उनको यूज में लेंगे। तो यहाँ पे ये इज को अगर मैं एज इट इज यहाँ चेंज कर देता हूँ तो वापस क्वेश्चन ही बन गया। तो ये योर नेम पूरा एक ही वर्ड आपका, तो योर आपका क्या हो गया सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या है मी का क्या हो जाएगा माई, तो हम क्या यूज में लेंगे व्हाट माई नेम, और इज किस में चेंज हो जाएगा वॉज में, और फुल स्टॉप। दोबारा समझिए इस कॉन्सेप्ट को, WH वर्ड था हमने एज इट इज यूज में ले लिया, इज हेल्पिंग वर्ब है नहीं चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड है, तो मैंने बताया कि सेंटेंस आपका स्मॉल भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, 4 वर्ड का भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेज में अगर ऐसे सेंटेंस हो व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू डू, ऐसे सेंटेंसेज होंगे तो उस कंडीशन में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले छोड़ देनी है, पहले आपका जो है सब्जेक्ट की जगह जो वर्ड यूज में लिए गए उनको चेंज करेंगे। यहाँ पे योर था, मी के अकॉर्डिंग मैंने माई नेम किया, इज बाद में चेंज किया, वॉच कर दिया, ठीक है। उसके बाद है बॉयज आस्क्ड हिम। अगर कई बार क्या होता है ऑलरेडी पेपर में एग्जामिनर चेंज करके दे देता है, तो उस कंडीशन में हमें उसको कुछ नहीं चेंज करना, हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे बॉयज आस्क्ड हिम। देखिए अब यहाँ पे आपका WH वर्ड है वेयर, तो वेयर का वेयर ही रहेगा, वेयर डू यू लिव इन दिस सिटी, तुम इस शहर में कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब है नहीं चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे यू, हिम के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा ही, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में हिम है, हिम के अकॉर्डिंग ही यूज में लिया। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है प्रेजेंट सिंपल, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन डू नॉट होगा, डज नॉट होगा तो डिड नॉट में चेंज होगा। तो यहाँ पे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने सेंटेंस सिंपल बनाया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिव। लेकिन अगर इसी को मान लो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने डू नॉट होता, डू यू नॉट लिव होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं डिड नॉट करते। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है। वेयर ही लिव, डू यू लिव इन, दिस का हो जाएगा आपका दैट, और सिटी का सिटी। तो याद रखिएगा डू नॉट डज नॉट जो होता है वो डिडंट में चेंज होता है, डिड नॉट या डिडंट में, ठीक है। लेकिन डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हमें पता है कि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आपकी हट जाएगी, और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होता है, इसलिए आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो ये आपका ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट था। तो मैं आपको PDF एक्सरसाइज आपके उसके क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपकी और प्रैक्टिस। लेकिन नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विध्यार्थक वाक्य। इनकी जो पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट, तो यहाँ पे डू आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे डू योर वर्क मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज काइंडली, लेट या लेट्स, तो लेट्स को हम लेट अस भी लिखते हैं, तो इनसे शुरू। तो इसमें आपका सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब होती है वो ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। अगर ऑर्डर की सेंस हो तो ऑर्डर, एडवाइस, वारंट, फॉरबेड। तो फॉरबेड तो आप याद रखिए जो डू नॉट वाले सेंटेंस होते हैं ना उनमें फॉरबेड आता है डू नॉट को हटा के, अदरवाइज आप वारंट भी यूज में ले सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई भाव नहीं समझ में आए तो उस कंडीशन में आस्क यूज में लिया जाता है। तो ये आता है आपका लेट, जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं, लेट्स वाले नहीं सिर्फ लेट वाले, ठीक है। इसके अलावा प्लीज काइंडली वाले जो होते हैं वो रिक्वेस्टेड में हो जाते हैं, और इनके लिए हम जो कंजक्शन यूज में लेते हैं वो हमारा क्या होता है टू यूज में लिया जाता है। फिर इसी में जैसे मैंने बताया कि जो ये लेट्स या लेटस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है प्रॉपर, यहाँ पे अलग है, ये सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज में ली जाती है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि लेट्स या लेटस से शुरू, और उनमें आपका कंजक्शन वर्ड भी दैट यूज में लिया जाएगा, ध्यान रखना। उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल का होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, जो मैं आपको एग्जाम्पल में भी क्लियर कर दूंगा, यानी बाकी सेंटेंसेस से थोड़ा सा अलग होता है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं वन बाय वन। पहला एग्जाम्पल आपका टीचर सेड स्टूडेंट्स डू योर वर्क नाउ। तो देखिए टीचर हमेशा क्या करते हैं आदेश ही देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा टीचर ऑर्डर्ड। अब मैंने समझाया आपको कि जब भी आपका कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई ऑब्जेक्ट वर्ड हो तो उसको उठा के बाहर लेके आएंगे। तो अगर वो कॉमन वर्ड कॉमन नाउन होता है तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे द। तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, यानी अगर आपके अंदर कॉमन नाउन वर्ड होते हैं जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनसे पहले क्या लगा देंगे द लगा देंगे। तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू, अभी आपका कंजक्शन वर्ड क्या आ गया टू आ गया। टू के साथ वर्ब चेंज होती नहीं है, तो आपकी टू डू योर सेकंड पर्सन है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स का प्रोनाउन होता है दे, तो दे का यहाँ पे आ जाएगा देयर वर्क, और नाउन का आपका क्या हो जाएगा चेंज देन।
तो देखिए टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू डू देयर वर्क देन, ठीक है। उसके बाद है मदर सेड टू राम, माँ ने राम से कहा डोंट प्ले ऑन द रोड। अब यहाँ पे देखिए जब डू नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। अगर सेंटेंस में एडवाइस का भाव है, यहाँ पे देखिए माँ ने राम से कहा कि भाई सड़क पे मत खेलो, तो ये वार्निंग भी हो सकती है। आपका एडवाइस तो है ही, सलाह दी जा रही है कि भाई सड़क पे मत खेलो, गलत बात है। इसके अलावा अगर आप फॉरवर्ड यूज में लेंगे तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे यूज में लिया एडवाइस, माँ ने राम को सलाह दी, तो मदर एडवाइस राम, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब भी हम फॉरवर्ड यूज में नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ डू हटेगा और टू जो नोट जो होगा वो टू से पहले आ जाएगा। तो आप कैसे यूज में लेंगे, नोट टू प्ले, नोट टू प्ले ऑन द रोड, नोट टू प्ले ऑन द रोड। तो मदर एडवाइज राम नोट टू प्ले ऑन द रोड। अब इसी को अगर मैं वारंट यूज में लूँ, चेतावनी देना, माने चेतावनी दी, मदर वारंट राम नोट टू प्ले ऑन द रोड। लेकिन बात करते हैं अगर मैंने फॉरवर्ड यूज में लिया, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो ऑलरेडी उसके अंदर नेगेटिव सेंस आ गया। तो आप क्या यूज में लेंगे कि मदर फॉरवर्ड राम, मदर फॉरवर्ड राम, तो उस कंडीशन में आपका ये जो नोट है ये हट जाएगा और आप क्या यूज में लेंगे, मदर फॉरवर्ड राम टू प्ले ऑन द रोड। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे, कि मदर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता मना करना, तो नेगेटिव आ गया, फॉरवर्ड राम। अब नोट टू नहीं आएगा, सिर्फ टू प्ले ऑन द रोड, टू प्ले ऑन द रोड। तो ऐसे ये सेंटेंस अगर फॉरवर्ड जब यूज में लेंगे हम तो डू नॉट पूरा का पूरा हट जाता है, और आपका एडवाइस या वार्निंग ऐसे वर्ड यूज में लेते हैं, वारंट वगैरह, तो सिर्फ डू हटता है, नोट नहीं हटता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का। मैं यहाँ पे इसको राउंड कर देता हूँ। अनीता सेड लेट मी एक्सप्लेन दिस। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिखा कि लेट वाले सेंटेंस भी होते हैं, प्लीज काइंडली लेट या लेट से। तो अनीता ने कहा मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो यहाँ पे देखिए कोई रिक्वेस्ट का भी सेंस नहीं है, कुछ समझाने का ऑर्डर ऐसा कोई सेंस नहीं है। तो आप याद रखिए कि जब सिर्फ ये लेट से सेंटेंस शुरू होते हैं ना, लेटस से नहीं, लेट से सेंटेंस शुरू होते हैं, तो उनमें हम क्या कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं। तो अनीता आस्क्ड टू, अब ये टू से ही जुड़ेगा, और लेट ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ है नहीं तो छोड़ दीजिए, टू लेट मी, सब्जेक्ट में अनीता है, अनीता के अकॉर्डिंग ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया अनीता, अनीता के लिए हमने प्रोनाउन यूज में क्या लिया, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर। तो अनीता आस्क्ड टू लेट हर एक्सप्लेन, और दिस का आपका क्या हो जाएगा, दैट। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे टू के साथ हमने लेट जोड़ा, मी को हमने की, यहाँ पे ये एक्सप्लेन जो है ना, तो ये एक्सप्लेन्ड नहीं होगा, ये आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज ही रहेगी, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू लेट हर एक्सप्लेन दैट, ठीक है। उसके बाद वर्ब आपकी तभी ये चेंज होती है जब आपका प्रेजेंट सिंपल होता है सेकंड फॉर्म। इन कंडीशंस में जैसे टू के साथ वर्ब होती है तो वो चेंज नहीं होगी, यहाँ पे लेट के साथ होगी तो वो चेंज नहीं होगी। मीरा सेड टू रोहित, मीरा ने रोहित से कहा प्लीज हेल्प मी इन माई स्टडी। जब भी प्लीज काइंडली दिए गए होंगे वो हमेशा क्या होंगे, हट जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। मीरा रिक्वेस्टेड रोहित। देखिए यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, प्लीज काइंडली हो तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट, क्योंकि प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट के लिए आता है। तो मीरा रिक्वेस्टेड रोहित, प्लीज को हटाया टू। अब यहाँ पे देखिए फिर वर्ब है ना हेल्प, तो ये वर्ब चेंज नहीं होगी, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू हेल्प मी, मीरा के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हर, टू हेल्प हर इन। अब यहाँ पे देखिए आपको जब मैंने प्रोनाउन की टेबल बताई फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें मैंने बताया कि सी का जो पजेसिव केस होता है वो भी हर होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी हर। तो यहाँ पे मी का हमने पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस लिया तो हर था, माई का पजेसिव केस होता है वो भी आपका क्या होता है, हर ही होता है। तो ये हर ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है, हर स्टडी। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, मोहन सेड लेट्स गो फॉर ए मूवी। अब यहाँ पे ये जो लेट्स वाले या लेटेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं इनमें जनरली क्या ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है, दिया हो तो आप यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ये वर्ब है ना, ये किस में चेंज होती है, सजेस्टेड में। देखो हिंदी अगर इसका अनुवाद करते हैं, मोहन ने कहा चलो मूवी के लिए चले, लेट्स प्ले फुटबॉल, आओ फुटबॉल खेलें, लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ घूमने चले। तो इनमें क्या होता है, हमेशा कोई सजेशन दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपकी जो वर्ब होगी ना वो किस में यूज होगी, सजेस्टेड में। मोहन सजेस्टेड। अब यहाँ पे आपका कंजक्शन वर्ड क्या आ जाएगा, दैट। अब यहाँ तो ये तो चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब समझने वाली बात क्या, देखिए यहाँ पे कि जब भी आपका ये लेट्स होगा ना, जब भी ये हटेगा तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वी शुड लिखेंगे या दे शुड लिखेंगे,
वी शुड गो फॉर ए वॉक, वी शुड गो फॉर ए मूवी, वी शुड गो फॉर ए वॉक। ये देखिए ये रूल है आपका कि जब भी आपका ये लेट सटेगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी शुड, या फिर आप क्या यूज में लेंगे, दे शुड, या तो वी शुड या दे शुड। किस कंडीशन में, जब आपका सेंटेंस आपका किससे शुरू होगा, लेट्स या लेटस से। अब आप पूछेंगे कि सर वी शुड कब आएगा, दे शुड कब आएगा। देखिए जब भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, जब भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, फर्स्ट पर्सन का जिक्र हो, तो जनरली हम वी शुड यूज में लेते हैं। अदरवाइज आप दे शुड भी यूज में ले लेंगे तो चल जाएगा। तो आप तो ये याद रखिए, जैसे मैंने वी शुड लिया कि मोहन ने सजेस्ट किया, किसे सजेस्ट किया, मुझे, ऑब्वियसली मुझसे बात की होगी। यानी हम जब भी कोई टॉक करते हैं तो एक जनरली सेंस होती है सामने वाला किससे बात करता है, हमसे बात करता है, इसलिए हमने क्या किया, वी शुड किया। तो आप दे शुड भी कर सकते हैं, मोहन सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर ए मूवी, मोहन ने सलाह दी कि उनको मूवी देखने जाना चाहिए, या मोहन ने सलाह दी कि हमें मूवी देखने जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर वाला रूल है, इसको आप याद रखिएगा ऐसे। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जब भी लेट्स होगा उसके सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा किससे होगी, लेट्स को हटाकर किससे शुरुआत होगी, वी शुड से या दे शुड से, बाकी आपका कोई चेंज होता नहीं। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रूल है। बाकी इसकी जो और एक्सरसाइज है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई दूंगा, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जो हमारा फोर्थ टाइप है। तो जनरली अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूँ तो एग्जाम में ये सेंटेंसेस रेयर चांसेस में ही आता है, यानी आता भी नहीं है, लेकिन हमारे रूल होते हैं, हमारा एक टाइप का सेंटेंस होता है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना और कराना भी जरूरी है। तो ये आपके मे या माइट से शुरू होते हैं और लास्ट में आपका आएगा एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई इच्छा या कामना प्रकट की जाती है, अच्छी या बुरी। तो यहाँ पे भी आपका सैड या सैड टू होगा। अगर काम विश किया गया है तो विश्ड आ जाएगा, कोई प्रे की गई है तो प्रेड आ जाएगा, ब्लेस आशीर्वाद दिया गया है तो ब्लेस आ जाएगा, अगर किसी को कोसा गया है, किसी को ऊपर गुस्सा जाहिर किया गया है तो कर्स आ जाएगा। कंजक्शन वर्ड आपका क्या होता है, दैट। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू बी हैप्पी, कि अब देखिए यहाँ पे जो ये मे माइट से होते हैं ना, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है भगवान करे, यानी एक प्रकार से भगवान के लिए या सामने वाले के प्रति इच्छा व्यक्त की जाती है, अच्छी बुरी जैसी भी। मे यू बी हैप्पी, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करे तुम खुश हो, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ही विश्ड मी, ही विश्ड मी दैट। तो कंजक्शन आपका क्या हो गया, दैट। अब इसका रूल याद रखने वाली क्या चीज है, देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। जब भी बनाओगे कोई भी सेंटेंस हो तो मी को छोड़ दीजिए, यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब ये जो मे जो होता है ना, वो हमेशा किस में चेंज होगा, माइट में। अगर ऑलरेडी माइट दिया गया है तो फिर चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे आई माइट बी, और यहाँ पे हैप्पी का आपका हैप्पी रहेगा, और फुल स्टॉप आएगा। अभी एक्सक्लेमेटरी साइन ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद एन ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़े आदमी ने कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो ये एक प्रकार से आपके लिए प्रे हो सकती है कि भाई बूढ़े आदमी ने आपको आशीर्वाद भी दिया, ब्लेस भी हो सकता है, प्रे भी हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन, आपने किसी बूढ़े आदमी की मदद की, उसने आपके लिए प्रे की या ब्लेस किया आपको। तो एन ओल्ड मैन प्रेड दैट। अब मे फिर छोड़ दीजिए गॉड, तो यहाँ पे गॉड आ जाएगा आपका। अब मे क्या आ जाएगा, माइट हेल्प। अब यहाँ पे देखिए यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं हमारे पास। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे ब्रैकेट में मान सकते हैं कोई मी, हिम, यानी जो भी आपका सब्जेक्टिव केस होगा उसको छोड़ के आप कुछ ही मान सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे हम हिम नहीं मान सकते तो जनरली आप मी मान लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि ये बातें जब की जाती है तो हमेशा सामने वाले से की जाती है, इसलिए आपका याद है। यहाँ पे मैंने किसी भी सेंटेंस में ये साइन यूज में नहीं लिया, ये लिए, ठीक है। तो एन ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, कि बूढ़े आदमी ने प्रार्थना की कि भगवान मेरी मदद करे। फादर सेड मे यू लिव लॉन्ग, पिताजी ने कहा भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। तो यहाँ पे पिताजी क्या करते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं ना। तो फादर ब्लेस्ड मी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट में नहीं यू आ जाएगा, तो फादर ब्लेस्ड मी दैट। अब मे को छोड़ दीजिए, यू, मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई, और मे किस में चेंज जाएगा आपका, माइट में। आई माइट लिव लॉन्ग, यानी पिताजी ने मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। देखिए ये जो मैंने निशान लगाए ये आपके
सॉरी, ये जो मैंने निशान लगाए ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के निशान है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो, मैंने कहा ना कि वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है तो लास्ट में फिर फुल स्टॉप ही आएगा, ये निशान वापस नहीं आएंगे। सी सेड, उसने कहा, माइट यू सफर, भगवान करे तुम दुखी रहो, तुम भी भोगो। यानी आपने किसी लेडी को परेशान किया, उसने दुखी होकर जब आपको ये कर्स किया, आपको श्राप दे दिया कि सी कर्स मी लिख दीजिए या हिम लिख दीजिए, सी कर्स मी, ठीक है, दैट यू आ जाएगा तो मी के अकॉर्डिंग आई माइट ही, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मी ही लिखो, आप हिम भी लिख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो सी कर्स हिम, उसने उसे श्राप दिया था, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा ही, और माइट है तो माइट चेंज होगा नहीं, एज इट इज रहेगा, ही माइट सफर, कि भगवान करे तुम पीड़ित रहो या भगवान करे वह दुखी रहे। तो ऐसे आपके ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो ये बहुत सिंपल होते हैं, एग्जाम में भी बहुत रेयर चांसेस में आपके आते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। देखिए अब बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, जो हमारे लास्ट टाइप का सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि आपकी पहचान होती है या तो वाट या हाउसेस होंगे, लेकिन वाट हाउस तो हमारा डबल एच वर्ड भी होता है, लेकिन ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, तो वाट हाउसेस होंगे और लास्ट में क्या होगा आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ह्यूज बिल्डिंग, जिनमें कोई सरप्राइज होता है। इसके अलावा आपके जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, हुर्रे, अलास, ओ, चिट, ब्रेवो, वाओ, वेल डन, मार्वल्स, तो जिस टाइप का आपका इंटरजेक्शन वर्ड होगा, जैसे ही उसकी सेंस होगी वैसे ही उसका क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका सैड या सैड टू जो होता है वो एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, ऐसे वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं। कंजक्शन वर्ड जो होगा आपका दैट यूज में लिया जाता है। इसमें एक रूल होता है कि अगर ब्रेवो, वेल डन, मार्वल्स यानी जो शाबाशी सूचक शब्द होते हैं वहां पे ये एक्सक्लेम्ड न लेके वहां पे आप क्या यूज में लेते हैं, अपलॉइडेड या प्रेज, यानी जो प्रशंसा का भाव होता है वहां पे अपलॉइड होता है प्रशंसा करना या प्रेज करना। तो इस प्रकार ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब इसका एग्जांपल समझते देखिए, ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल। तो सबसे पहले आप इन दो सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। जब भी आपका व्हाट या हाउ से शुरू होता है तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे आपका साइन जो मिलेगा आपको हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। दूसरी चीज, जब भी ये सेंटेंस बनते हैं तो वो हमेशा एक्सक्लेम्ड से आएंगे, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इतना तो लिखिए। दूसरा ध्यान रखिए कि जब भी हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज यूज में लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट अगर दिया गया हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो हट जाता है, यानी हम यूज में नहीं लेते। तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, सॉरी सरप्राइज, दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ पे समझिए व्हाट या हाउ के दोनों सेंटेंसेस, कि जब भी आपके व्हाट या हाउ के सेंटेंसेस होंगे ये दो कंडीशन में होते हैं, या तो लास्ट में कोई नाउन दिया गया होगा या लास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी। व्हाट या हाउ वाले सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। तो जो लास्ट में नाउन दिया गया होगा, ठीक है, आप उस नाउन को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले क्या लगा देंगे, द। तो मैंने देखिए लास्ट में नाउन क्या है, फ्लावर है, फ्लावर से पहले मैंने क्या यूज में ले लिया, द ले लिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी लास्ट में कोई नाउन होगा उस नाउन को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, द ले लेंगे। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस के होते हैं। तो हम प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट में चेंज करते हैं। इसमें कोई ईजेमार की सेंस नहीं होती है, लेकिन इसमें एक्सप्रेस जो करते हैं हम वो एक सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं, यानी हमारा एक्सक्लेमेशन जो होता है भाव वो ज्यादा का भाव होता है, कितना सुंदर फूल, कितनी बड़ी इमारत, कितना मूर्ख व्यक्ति, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं तो एक यानी जिसमें ज्यादा का भाव होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट को पास्ट में करेंगे, वॉज वर कर देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर कर देंगे। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें सरप्राइज का भाव होता है, तो उस कंडीशन में आपका व्हाट या हाउ ये तो हट जाते हैं और आप क्या आएंगे, वेरी यूज मिलेंगे, द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो देखिए। मैंने कहा कि व्हाट हाउ से जो सेंटेंसेस शुरू होंगे दो रूल होते हैं, या तो लास्ट में कोई नाउन होगा या फिर लास्ट में कोई नाउन प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी। पहला रूल है कि लास्ट में जो नाउन हो उसको सब्जेक्ट बनाओ, कंजक्शन दैट की बात से बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे द लगा के हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। फिर मैंने कहा कि ये सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट के ही होते हैं तो हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वॉज या वर यूज में लिया, तो यहाँ पे क्या ले लिया, वॉज यूज में ले लिया। क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा कि इनमें हमेशा एक्सक्लेमेशन का भाव होता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना, कि मतलब बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्रेस करना, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेरी जो वर्ड होता है एडजेक्टिव वर्ड जो होता है हम अपनी तरफ से यूज में लेते हैं। तो द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये हमने इसलिए यूज में लिया। अब जो क्या वर्ड बच गया था हमारा ब्यूटीफुल, ये हमने यूज में ले लिया। व्हाट, हाउ, ए एन वगैरह को हटा दिया जाता है, सिंपल है। दूसरा एग्जांपल भी समझिए ऐसे ही, सी एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ले लो या सिर्फ एक्सक्लेम्ड ले लो, सी एक्सक्लेम्ड दैट।
अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने कहा कि नाउन होगा या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगी। अब अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी तो जिस वर्ड के साथ उसको सब्जेक्ट बनाइए। ये इज किसके साथ है? सी के साथ, तो हमने सी को सब्जेक्ट बनाया। अगर यहाँ पे यू वगैरह होता, आई वी वगैरह होता, तो आप उसको चेंज करते अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन रूल, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आई मान के चलूँ तो आई सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाता है? सी आ जाता। अब यहाँ पे सी थर्ड पर्सन है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इज किस में चेंज होगा? वॉज में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाउ है, ये हट जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सी हाउ ए नाइस गर्ल सी इज, वह कितनी अच्छी लड़की है। तो अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन की बात है तो हम क्या यूज में ले लेंगे? सी वॉज ए वेरी नाइस गर्ल। सी वॉज ए वेरी नाइस गर्ल। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा होगा कि सर इसमें तो आपने ए हटा दिया था, ठीक है, और इसमें आपने ए यूज में ले लिया। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है कि जब भी आप पर्टिकुलर किसी सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, किसी सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, तो आप ए यूज में ले सकते हैं, यानी आपके सेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम ऐसे यूज में लेते हैं कि फ्लावर वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल, तो थोड़ा अटपटा लगता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन को मेंशन किया गया है, इसलिए हमने ए यूज में ले लिया। अदरवाइज वाट हाउ के साथ ए एन जो होता है वो आपका हटा दिया जाता है। तो थोड़ा सा ये सेंस पे भी डिपेंड करता है कि हमें ए एन यूज में लेना है या नहीं लेना है। वैसे जनरली बात की जाए तो आपका ये रूल बनता है कि भाई वाट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें ए एन को हटा दिया जाता है, और हाउ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें ए एन को यूज में लिया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि हाउ वाले सेंटेंसेस जनरली आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड ही आएंगे। अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। यहाँ पे आपका क्या होगा कि इंटरजेक्शन वर्ड होंगे, साथ में सिंपल सेंटेंस होगा। आपको क्या करना है? वो इंटरजेक्शन वर्ड हटाने हैं, उनकी सेंस देखनी है, और उनके अकॉर्डिंग आपको एक्सक्लेम विद सरप्राइज, जॉय, सोरो ये यूज में लेना। तो देखिए रोहित सेड टू मी हुर्रे आई गोट 90% मार्क्स। रोहित ने खुश होते हुए चिल्लाया, हुर्रे मुझे 90% मार्क्स मिले। तो यहाँ पे भाव क्या है? खुशी का। तो रोहित एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे आपको पूरा सेंस लिखना पड़ेगा। इसमें तो आपका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या सिर्फ एक्सक्लेम्ड भी चल जाता। रोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय, रोहित खुशी से चिल्लाया दैट। अब देखिए मैंने अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड के साथ ऑब्जेक्ट यूज में नहीं लिया जाएगा कि रोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय मी, ऐसे नहीं। रोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट आई, रोहित के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप क्या यूज में लेंगे? हैड गोट। ही हैड गोट 90% मार्क्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग रूल नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मीरा सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय बुक्स। मीरा ने कहा, अलास जो होता है वो दुख सूचक शब्द होता है, तो मीरा सेड पे यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। मीरा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट आई, मीरा के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? सी। रहेगा क्या हो जाएगा? हैड लॉस्ट माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में मीरा, मीरा के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हर। सी हैड लॉस्ट हर बुक। ये भी सिंपल सा था। उसके बाद आता है ये ब्रेवो, मार्वल्स, वेल डन। जब भी किसी सेंटेंस में किसी की प्रशंसा की जाए, बड़ाई की जाए, तो वहां पे फिर ये एक्सक्लेम नहीं आता, क्योंकि वो सरप्राइज नहीं होता, वो प्रशंसा का भाव होता। तो टीचर अपलॉइडेड, टीचर अपलॉइडेड या टीचर प्रेज्ड। किसी का नाम दिया गया हो तो नाम लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे नाम नहीं था, टीचर ने सिर्फ इतना सा कहा, ब्रेवो यू डिड ए गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन कर देंगे? अपने आप को। टीचर अपलॉइडेड मी, हमने ब्रैकेट में खुद को ऑब्जेक्ट मान दिया। ये शब्द आपके हट जाते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। रेलास वगैरह ये सब हट जाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आई। अब यहाँ पे डिड देखिए, ये आपकी क्या है? डिड। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म डिड, यानी किया, तुमने किया बहुत अच्छा काम। तो डिड यानी डू की थर्ड सेकंड फॉर्म, इसको हम चेंज करेंगे तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड डन, आई हैड डन। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, डिड यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डिड हेल्पिंग वर्ब तब होती है अगर इसके साथ मेन वर्ब कोई हमने यूज में ली होती है। तो ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज होती है हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आई हैड डन ए गुड जॉब, ठीक है। ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे। तो देखिए जो भी आपके प्रॉपर जो 5 टाइप के सेंटेंसेस थे वो सारे के सारे मैंने आपकी क्लियर करवा दिए। असर्टिव मैंने पार्ट 1 में करवाया और ये चारों टाइप के सेंटेंसेस मैंने इसमें करवा दी। अब बात करते हैं कि कुछ आपके टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम ना तो असर्टिव बोल सकते हैं, ना इंटरोगेटिव, ना हम ऑब्जेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी। वो पर्टिकुलर आपके उस सेंटेंस यानी कुछ ऐसे वर्ड जैसे गुड मॉर्निंग, किसी को विश कर देना, ठीक है, किसी को गुस्सा दिला देना या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट
करना, तो ऐसे सेंटेंसेस जो आपके 7-8 सेंटेंसेस होते हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो पर्टिकुलर उनकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसी के सेंस के अकॉर्डिंग वो यूज में लिए जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में जिनको हम बोलते हैं ग्रीटिंग या टिपिकल सेंटेंसेस, जिनमें हमारा मैं बात कहूँ कि हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं होते। ये जनरली क्या होता है जिसमें विश वगैरह किया जाता है, तो पर्टिकुलर इनकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमारी रिपोर्टिंग वर्क भी चेंज हो जाती है। जैसे बात करें हम पहले सेंटेंस की, तो जब भी आपको हेलो, हाय, हे इस टाइप के सेंटेंसेज हो, वहां पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी, ग्रीटेड। तो ये मैंने पहले ही चेंज करके रख लिए। जैसे ही सेड, कोई आपको बोले हेलो हाय तो ही ग्रीटेड मी, सिर्फ इतना सा ही, क्योंकि सामने वाले को ही बोला जाता है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट ग्रीटेड मी हो गया। ऐसे ही राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा। अब आपको बोला जाए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दीपावली या हैप्पी होली या हैप्पी बर्थडे, ऐसी कंडीशन पे तो ये आपके क्या होते हैं, विशिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आप क्या यूज लेंगे, राधा विश्ड मी गुड मॉर्निंग। उसके बाद देखिए इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, हाउ डू यू डू। अब देखिए ये जो पर्सन होता है ना, ये जो क्वेश्चन ये है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका, इसका मतलब भी ये होता है कि आप कैसे हैं। लेकिन जब भी इसका आपका रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता है वो हमेशा ग्रीट के साथ बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने किया कि सी आस्क्ड मी हाउ डू यू डू, यानी डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी डू है, तो आप इसको ऐसे चेंज नहीं करेंगे हाउ आई डिड। उसका मतलब क्या निकलेगा कि आपने कैसे किया, और हमसे क्या हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है कि आप कैसे हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हाउ डू यू डू का जवाब देंगे रिपोर्टेड स्पीच में, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, सी ग्रीटेड मी, यानी हाउ डू यू डू को आप ग्रीट के तौर पे यूज में लेंगे, न कि आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के तौर पे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनता है, एग्जाम में भी आ जाता है कई बार ऐसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है, पॉइंट भी है। उसके बाद नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे उसने रवि सेड वेलकम तो रवि वेलकम्ड मी, रवि सेड कॉन्ग्रेचुलेशन तो रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, रवि सेड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बर्थडे तो रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माय बर्थडे। रवि सेड टू मी बाय बोल दिया जाए या गुड बाय बोल दिया जाए, तो बाय और गुड बाय के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, बेड, तो रवि बेड मी गुड बॉय, ही बेड मी गुड बॉय। तो ऐसे वर्ड्स आपके, ये आपके जो ग्रीटिंग वाले सेंटेंसेज होते हैं इस टाइप के होते हैं। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है, हाउ डू यू डू में आप ग्रीटेड वर्ड यूज में लेंगे, बाकी आपके विश्ड वाले ये आपके ग्रीटेड वाले ही जो सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ। ये आपके एक प्रकार से लास्ट रूल्स हैं, जिसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस एक साथ दे दिए जाए। यहाँ पे देखिएगा, मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस एक साथ दे दिए, एक सेंटेंस ही हो गया फिर एक सेंटेंस ही हो गया। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं आपके, यानी 2 सेंटेंसेस आपके इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं एक साथ, इंटरोगेटिव के साथ कोई सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है या इंपेरेटिव भी हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव रेयर चांसेस है कि वो किसी सेंटेंस के साथ आए। तो बात करते हैं कि इनको हम कैसे बनाते हैं। ये आपके एक प्रकार से एडवांस लेवल के या कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टैंडर्ड के सेंटेंसेस हैं। उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो बात करते हैं कि देखिए, दीपक सेड आई डोंट नो यू, दीपक ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। हु आर यू, तो यहाँ पे देखिए जब फुल स्टॉप आ जाता है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस दूसरा शुरू हो गया है। कई बार क्या होता है, अगर किसी कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा हो तो वो आपके 2 सेंटेंस नहीं माने जाएंगे। जैसे आई डोंट नो यू व्हेन यू विल कम, इस टाइप के सेंटेंस, यानी अगर बीच में इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में कोई कंजक्शन होगा तो वो आपका एक ही सेंटेंस माना जाएगा। उस कंडीशन में वो आपका जो पहली रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग रूल चलेगा। उसका भी मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। तो यहाँ पे देखते हैं दीपक सेड, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो दीपक सेड, यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस है, दीपक ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। आप ऑब्जेक्ट मान के चलिए, तो दीपक टोल्ड मी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, अब एक प्रकार से आपका रिवीजन चल रहा है। तो दीपक टोल्ड मी दैट, मैंने यहाँ पे मी क्या माना, ऑब्जेक्ट मान लिया, क्योंकि यहाँ पे यू यूज में लिया गया है। तो दीपक टोल्ड मी दैट, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले यहाँ तक आप मानिए कि हमने ये हम पढ़ चुके हैं। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दीपक क्या है, ही, डोंट किसी में चेंज हो जाएगा, डिडंट में, ही डिडंट नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहती है डिड के साथ, और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी है तो मी का आपका क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, इतना पहले इतना सा समझिए कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस था। एसर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेड या सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, तो हमने ऑब्जेक्ट माना है तो ये सेड इसलिए टोल्ड में चेंज हुआ। कंजक्शन हमने क्या यूज में लिया, दैट, आई को हमने चेंज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, डोंट चेंज हो गया डिडंट में, नो वर्ब की एज इट इज रही फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट था तो मी के अकॉर्डिंग मी आ गया। अब बात करते हैं कि साथ में जब दूसरा सेंटेंस दिया गया होगा तो उसका क्या करेंगे। अब देखिए, अगर वो दूसरा सेंटेंस दिया गया तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा, हम उसको किससे जोड़ेंगे, एंड से।
तो पहला रूल तो यहाँ से शुरू होता है कि हम उसको पहली बात तो किससे जोड़ेंगे, एंड से। फिर हम उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, फिर हम वापस यूज में लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव है, तो हमने क्या यूज में लिया, आस्क। क्लियर है कि जो भी सेंटेंस होगा, अगर यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग, इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने क्या यूज में लिया, आस्क। फिर उसी का वही रूल कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज में लेते हैं, वर्ब के बाद क्या यूज में लेते हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन इसमें क्या आ जाएगा, हु, डब्ल्यूएच वर्ड जो हमारा वो एज इट इज आ जाएगा। फिर आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हेल्पिंग वर्ब हम चेंज नहीं करेंगे, पहले जो सब्जेक्ट होगा वो चेंज करेंगे। हु आर यू, यू आपका यहाँ पे देखिए हु आर यू, तो ये सब्जेक्ट है आपका, पजेसिव केस नहीं है, सब्जेक्टिव केस ही है, यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। तो यू, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। तो हु, आई, और ईजेएमआर में क्या चेंज हो जाएगा, वॉज, और यहाँ पे ये फुल स्टॉप आएगा। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ तक का तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब भी दूसरा सेंटेंस होगा अलग से तो हम एंड से जोड़ेंगे, जो सेंटेंस होगा उसके रिपोर्टिंग वर्ब यूज में लेंगे, जो भी आपकी आस्क, टोल्ड, एडवाइस, जो भी सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका कंजक्शन ही हमने यहाँ पे हु यूज में ले लिया, आर को छोड़ा, यू को यू के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग आई चेंज किया, आर चेंज किया वॉज में, और ये पूरा सिंपल सेंटेंस है। तो ऐसे आपको ये चेंज करना है। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस के, मीरा सेड टू मोहन ओपन योर बुक नाउ। यहाँ पे ये फुल स्टॉप है, तो पहले ऐसे मान के चलिए हमें पहले ये चेंज करना है, यानी ये तो हमने रूल पढ़े ही है ना अच्छे से। तो मीरा सेड टू मोहन, तो यहाँ पे देखिए मीरा, अब ये कौन सा है, ओपन योर बुक नाउ। मीरा ने मोहन से कहा अपनी किताब खोलो, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर टीचर वगैरह होते हैं तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर, डॉक्टर होता है, एडवाइस यूज में लेते हैं। मीरा और मोहन यहाँ पे मान लीजिए बहन भाई है, तो आप अगर कोई सेंस समझ में नहीं आए ना, तो आस्क भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे आस्क का मतलब कहना है, पूछना नहीं है। तो मीरा आस्क मोहन, मीरा ने मोहन से कहा। इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू कनेक्टर वर्ड आएगा, टू ओपन योर, सेकंड पर्सन है, मोहन के अकॉर्डिंग ही, और ही का क्या हो जाएगा, हिज, टू ओपन हिज बुक, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ठीक है, यहाँ तक आपका सेंटेंस क्लियर है। यहाँ पे आस्क को लेके कंफ्यूज मत होना, जब कोई क्लियर भाव नहीं हो, ऑर्डर का, एडवाइस का, फॉरवर्ड का, वार्निंग का, तो उस कंडीशन में आप आस्क यूज में ले सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस हो गया खत्म यहाँ पे, फिर हमने क्या लगाया, एंड। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हम क्या यूज में लेते हैं, टोल्ड या सेड। अब एक चीज समझिए कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक बार यूज में ले चुके हैं, तो हमें बार बार ऑब्जेक्ट यूज में लेने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर हम ऑब्जेक्ट यूज में नहीं लेते तो हम यहाँ पे क्या यूज में लेंगे, सेड। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोहन को यूज में ले लिया, सेम सेंटेंस एक ही चलेगा अब हमारा, तो हम बार बार में सेड, टोल्ड, मोहन करने की जरूरत नहीं है। सेड लिखा और आपका कंजक्शन वर्ड यूज में ले लिया, दैट, एंड सेड दैट। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में क्या है, मीरा, मीरा के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, सी। ये आइल का मतलब होता है विल, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, सी वुड। और टीच, और यू आपका देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, मोहन, मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। तो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, चाहे आपके दो सेंटेंस ही जो तीन हो, जनरली दो ही आते हैं आपके, वो भी रेयर चांसेस में जब आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है। तो ये आपका मैंने जो आपका बेसिक से लेके एडवांस तक था ना, सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया है। उसके बाद बात करते हैं, टीचर सेड स्टूडेंट्स डू योर वर्क एल्स आई विल बीट यू। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ना, डू योर वर्क एल्स आई विल बीट यू, ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, मैंने कहीं पर भी दो सेंटेंस यूज में नहीं लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये डू योर वर्क कौन सा टेंस है, सॉरी कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। तो टीचर ने क्या कहा, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों अपना काम करो वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो टीचर ऑर्डर्ड या वार्न, टीचर ऑर्डर्ड या वार्निंग, ये वार्निंग है क्योंकि पीटने की बात हो रही है यहाँ पे। टीचर वार्न द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को अंदर लेके आए, टीचर ऑर्डर्ड या वारन, तो यहाँ पे वारन आएगा, वार्न द स्टूडेंट्स टू डू, ये और सेकंड पर्सन है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, दे, और दे का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर, टू डू देयर वर्क। तो देखिए अगर ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे फुल स्टॉप लग के आगे वो असर्टिव सेंटेंस होता तो हमें वही रूल पैटर्न यूज में लेना पड़ता कि एंड लगाते, फिर सेड लगाते, फिर आप चेंज करते। लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कंजक्शन मैंने यूज में लिया, तो अब यहाँ पे ये एक ही सेंटेंस माना जाएगा। एंड एल्स, आई की जगह आपका क्या हो जाएगा, टीचर के लिए क्या आ जाएगा, ही या सी। तो सी, ही, और यहाँ पे विल का क्या हो जाएगा, वुड, बीट, और ये यू सेकंड पर्सन है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा, दे, और दे का क्या आ जाएगा, देम।
तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में समझिए अंतर। यहाँ पे सेंटेंस खत्म था, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू था। यहाँ पे सेंटेंस पूरा का पूरा एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पर भी एंड का प्रयोग या दोबारा रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। अब बात करते हैं महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो, आई विल मेक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तो पहला तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर सेंटेंस खत्म आपका, नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है। तो बात करते हैं पहले तो महेश सेड टू मी। अब देखो यहाँ पे आप इसको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। हेल्पिंग वर्ब में जब भी कंजक्शन की बात होती है या वर्ब की बात होती है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड आता है, लेकिन जब कंजक्शन की बात होगी तो टू या वेदर, डू यू लाइक कॉफी, तो चॉइस की बात की जा रही है। तो महेश इंक्वायर्ड या आस्क्ड, महेश आस्क मी, आप चाहे तो इफ यूज में ले सकते हैं, लेकिन जब क्लियर मेंशन दिया गया हो कि कहीं पर कोई चॉइस की बात हो तो आप इफ वेदर यूज में लिए। महेश आस्क मी वेदर, मैंने आपको बताया था कि कई बार और वर्ड भी यूज भी लिया जाता है ओआर, लेकिन अगर नहीं दिया गया हो लेकिन लग रहा हो कि भाई यहाँ पे चॉइस की ऑप्शन की बात की गई है तो आप यूज में ले सकते हैं वेदर। तो अब डू को छोड़ दीजिए, यू सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका आई, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या है मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। फिर डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, इफ आई लाइक्ड कॉफी। फुल स्टॉप आएगा नहीं क्योंकि आगे नेक्स्ट सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपको हो गया यहाँ तक कि महेश आस्क मी वेदर आई लाइक्ड कॉफी, कि क्या मुझे कॉफी पसंद थी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका सिंपल है, कोई भी सेंटेंस हो एंड से जोड़ेंगे पहले। अब ये सेंटेंस सिंपल है तो इसकी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सेड, एंड सेड कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि लेंगे नहीं दोबारा। आई महेश के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही, और विल का क्या आ जाएगा, वुड, he would make for, और you सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में क्या मी, ये ऑब्जेक्टिव है तो ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपके दो सेंटेंसेस दिए गए हों रिपोर्टेड स्पीच में तो उनको भी आप ऐड करके पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस बना सकते हैं। आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज है, ये वाला पॉइंट, कि अगर बीच में कोई कंजक्शन दिया गया है तो वो ध्यान रखना कि वो एक ही सेंटेंस माना जाता है, और अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम उनकी बीच में एंड लगा के रिपोर्टिंग वर्ब यूज में लेके उसको पूरा का पूरा चेंज। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जिस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया है, पूरा का पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच ये टॉपिक जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारा कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने ये दोनों वीडियो अच्छे से समझ लिए तो आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक वीडियो बनाने से हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ चीजें अधूरी रह जाती है। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको दो पार्ट में प्रोवाइड किया, तो दोनों पार्ट्स अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी ग्रामर इंप्रूव करनी है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।